हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का सारा बेसिक्स। और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्लीट ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये ऑल इन वन वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका जो ग्रेविटी का है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। पूरा बेसिक्स, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्रेविटी को हम शुरू करें उससे पहले दो चीज़ें हैं जो कि ग्रेविटी के बल पे ही चलते हैं, तो उन चीज़ों को आपको देखना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो चीज़ें क्या हैं जो कि रेलवे ग्रुप टी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछे गए थे। तो जो पहला है वो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल। अब देखिए, अभिकेंद्रीय बल है उसको कंसंट्रेशन फोर्स भी बोलते हैं। ये फोर्स क्या होता है कि जब कोई वस्तु है ना किसी भी सर्कल में गति कर रही होती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है। देखिए, नाम इसका है अभिकेंद्र बल, यानी कि केंद्र की ओर एक बल लगता है। और वो केंद्र की जो बल लगता है ना, वो इसकी गति को मेंटेन करता है। यानी कि अगर वो अभिकेंद्रीय बल ना लगे तो वह एक वृत्तीय गति में गति नहीं कर पाएगा। देखिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और रेलवे ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा है जो गति करता है, वो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही गति कर पाता है। यानी कि केंद्र की ओर झुककर जो गति करता है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही कर पाता है। अभिकेंद्रीय जो बल होता है उसका जो मान होता है दोस्तों, वो होता है F बराबर mv²/r। ये कई बार पूछ लिया जाता है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। दूसरा देखिए, आपने गोल घूमते हुए झूलों पर बैठे व्यक्तियों को देखा होगा। जैसे हम आपको फोटो दिखा देते, देखिए जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जब मेलों में आप इस पिक्चर में आप देखते होंगे कि यहाँ पर ये एक गोल गोल होता है, इसके चारों ओर बहुत सारे जो यहाँ पर घूमते रहते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पर ये केंद्र की ओर नहीं आते, मतलब दूर दूर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा यहाँ पर होता है अपकेंद्रीय बल, यानी कि वो यहाँ पर केंद्र से दूर की ओर ये हटते रहते हैं, वहाँ पर अपकेंद्रीय बल यहाँ पर लगता रहता है दोस्तों। तो देखते हैं इसका अगला जो उदाहरण है वो। देखिए, अगला जो उदाहरण है वो, ये दूसरा उदाहरण है ना दोस्तों, ये अपकेंद्रीय बल का है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं गोल घूमते हुए झूले में, तो वहाँ पर वो बाहर की ओर चले जाते हैं। वो अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल होता है ना, वो लगता है बाहर की ओर, जबकि अभिकेंद्रीय जो बल लगता है वो लगता है अंदर की ओर। तीसरा देखिए, तीसरा इसका एग्जाम्पल है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल के कारण ही चक्कर लगा पाते हैं। यानी कि वो यहाँ पर नाभिक में गिरते नहीं हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और बाहर भी नहीं जाते। तो यहाँ पर एक प्रकार से आभासी बल लगता है, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। आगे देखते हैं अगला। देखिए, जब हम कोई साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं तो जब कोई घुमाव आता है, तीक्ष्ण घुमाव आता है, तो हम हमारे शरीर को थोड़ा आगे की ओर कर लेते हैं ताकि हमारा जो वाहन है आसानी से घूम जाए। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमको अपनी गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किसी भी घुमावदार जगह पर जो मोटरसाइकिल यात्री होता है, मोटरसाइकिल सवार होता है, वो आगे की ओर थोड़ा क्यों झुकता है? तो इसलिए झुकता है ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो प्राप्त किया जा सके। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जब हम किसी पत्थर के टुकड़े को किसी धागे की सहायता से बांधते हैं और उसको गोल गोल चारों ओर तरफ घुमाते हैं, तो आपने देखा होगा उसकी जो आपके धागा होता है, रस्सी होती है, उस पर एक तनाव बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वो टाइट हो जाता है, उसके अंदर तनाव आ जाता है, और ये जो तनाव होता है वो अभिकेंद्रीय बल ही होता है। यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वो यहाँ पर गोल गोल घूमता रहता है। अब देखिए, इससे मिलता जुलता है अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये होता क्या है? ये देखिए बिल्कुल अपोजिट है अभिकेंद्रीय बल से। अपकेंद्रीय बल में होता क्या है यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर सर्कुलर गति होती है तो यहाँ पर एक बल लगता है जो कि उसको बाहर की ओर फेंकता है, यानी कि वस्तु को बाहर की ओर यहाँ पर, यानी कि कोई भी दोस्तों सर्कुलर गति होती है तो वहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होता है जो कि उसको बाहर की ओर ये लगता है। अब देखिए, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो आपने दैनिक जीवन में देखे होंगे। जैसे देखिए, मौत के कुएं का खेल आपने देखा होगा। वहाँ पर आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल है वो यहाँ पर देखिए एक कुआं है, उस कुएं के चारों ओर आपने देखा होगा कोई मोटरसाइकिल है, कार है, वो लगातार रन करती रहती है और वो यहाँ पर देखिए केंद्र की ओर नहीं गिरती, यानी कुएं में नहीं गिरती है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि अपकेंद्रीय बल वहाँ पर रखता है। यानी कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है? सेंट्रल से बाहर की ओर, यानी कि वो केंद्र में गिरने नहीं देता है। उस पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ध्यान रखना है कि मौत के कुएं का खेल है वो यहाँ पर किस बल के कारण मेंटेन होता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल। दूसरा, दूध से जो क्रीम निकालते हैं या मलाई निकालते हैं, देखिए फैक्ट्रियों में बहुत सारी जगह पर जहाँ पर अधिक मात्रा में दूध से क्रीम या मलाई निकाली जाती है, तो स्पेशली वहाँ पर जो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल है उससे ही निकाली जाती है। अगला जो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं वो देखते हैं कपड़ा सुखाने की जो मशीन आती है। कपड़ा सुखाने की जो मशीन आती है उस पर जो प्रिंसिपल, उस पर जो थ्योरी अप्लाई होती है वो इसी की अप्लाई होती है। यहाँ पर अपकेंद्रीय बल, यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण ही जो मशीन है वो जल्दी कपड़ा सुखा देती है। आपने देखा होगा कपड़ा सुखाने की जो मशीन आती है वो।
अब देखते हैं यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है उसको हम देखते हैं, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि ब्रह्मांड का जो भी प्रत्येक कण होता है, जो भी पिंड होता है, वो अन्य सभी कणों पर क्या लगाता है, एक बल अप्लाई करता है, एक फोर्स लगाता है, और इसी बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। मान लेते हैं दो अलग अलग पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 वो m2 हैं और इनके बीच r डिस्टेंस यानी कि इनके बीच जो दूरी है वो r है, तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान होगा F, और ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों के द्रव्यमान के और उनके बीच की दूरी के वृत्तमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती m1 m2 और यहाँ पर बटे r²। और यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समानुपाती हटाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे तो g यहाँ पर एक नियतांक है और g होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.7 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसकी जो अगर हम SI मात्रक निकालें, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इसका मान F बराबर g m1 m2 बटे r²। अब देखिए इसको g के लिए हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारे इधर चले जाएंगे, और यहाँ पर देखिए अगर मात्रक निकालना है तो g का मात्रक निकलेगा। देखिए f का होता है न्यूटन, r यानी कि r क्या होती है दूरी, और ये होता है मीटर, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और m1 m2 है यहाँ पर द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और फिर आगे हम इसकी और थ्योरी कंप्लीट करेंगे। देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम दे रखा है, और चंद्रमा का जो वजन है वो 7.4 10⁻22 किलोग्राम दे रखा है। यदि पृथ्वी व चंद्रमा के बीच जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो आपको 3.84 10⁻5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जो बल लगाया जाता है हमेशा, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो हमेशा बड़ा पिंड है वो छोटे पिंड पर लगाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, m1 m2 दोनों को मान दिए हुए हैं, r का मान दिया है, बिल्कुल सीधा सा है, F बराबर g m1 m2 बटे r²। हल करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी है, वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, आ जाएगा 2.02 10⁻20 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ और थ्योरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, देखिए त्वरण की हमने परिभाषा पढ़ी थी, जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, जब किसी वस्तु के वेग में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पर उसके वेग चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और देखिए इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर होता है g m1 m2 अपॉन r², लेकिन F बराबर हम जानते हैं ma होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर गति का दूसरा नियम पढ़ा था उससे, और a बराबर हो जाएगा g, तो F बराबर हो जाएगा mg। तो यहाँ पर देखिए इसको हम वैल्यू रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है g का मान आ जाएगा g m बटे r²। ठीक है, जहाँ पर g तो आप जानते हैं सार्वत्रिक नियतांक है, m बराबर क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r बराबर क्या है, आप देखिए ये जो सूत्र आप देख रहे हैं ना, g बराबर स्मॉल g बराबर कैपिटल G अपॉन GM अपॉन r², ये पृथ्वी पर स्थित किसी भी पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण का मान है। और यहाँ पर देखिए g है वो गुरुत्वीय नियतांक है, m बराबर है पृथ्वी का द्रव्यमान, r बराबर क्या है पृथ्वी के केंद्र से दूरी, और केंद्र से दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, त्रिज्या होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। पहला, जो ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं, वहाँ पर g का मान है वो अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ घूमी हुई है, 23.5 डिग्री यहाँ पर घूमी हुई है। तो पोल्स पर अब जब भी हम चलते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है पोल की, ये दोस्तों कम होती है यहाँ पर भूमध्य रेखा की तुलना में। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर जो त्रिज्या है औरों के मुकाबले थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पर त्रिज्या का जब भी कम भाग लगेगा तो आपको पता है जी का मान यहाँ बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी से अगर हम h ऊंचाई पर जाएंगे या h ऊंचाई पर नीचे जाएंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है उसका मान यहाँ पर हमेशा घटता है, चाहे ऊपर जाएँ चाहे नीचे जाएँ, जी का मान हमेशा घटता है। इसके बाद बात करें विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर इसका मान होता है वो न्यूनतम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर इस प्रकार घूमी होती है, और ये जो दूरी होती है भूमध्य रेखा की, ये त्रिज्या होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है ध्रुव की तुलना में, पोल्स की तुलना में। इसलिए यहाँ पर विषुवत रेखा पर जो जी का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसके बाद बात करते हैं जो घूर्णन गति होती है इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों घूर्णन गति से जो जी का मान होता है वो कम होता है, और जब घूर्णन गति कम होती है तो जी का मान बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ठीक है, जब भी पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो आपको पता होगा जब भी घूमती है तो इस पर एक बल अप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल इस पर अप्लाई होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इस पृथ्वी पर स्थित हैं तो होंगे क्या, जैसे पृथ्वी तेज घूमेगी तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह से दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, आप क्या कीजिए, एक रुमाल लीजिए और उस रुमाल को भिगोकर जोर जोर से अपने चारों ओर फिराइए, तो आप देखेंगे उसमें जो पानी की बूंदें हैं जितनी आप तेज़ उसको फिरोएंगे यानी कि घुमाएंगे उतनी ज़्यादा दूरी पर वो जाएंगी, तो होगा क्या,
जैसे जैसे हम घूर्णन गति है उसको इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल है उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ग्रेविटी क्या होती है, देखिए ग्रेविटी होती है हमको बांधे रखने का बल, तो जो बांधे रखने का बल है उसका मान क्या होगा, कम होगा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता रखना है, यदि हम पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका मान 17 गुना कर दें, यानी कि पृथ्वी अब जिस हिसाब से घूम रही है, जितनी गति से घूम रही है, अगर ये अपनी गति 17 गुना कर ले तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान हो जाएगा 0, यानी कि हम हवा में उड़ने लगेंगे। यहाँ पर कोई वस्तु जहाँ पर है वो वहाँ की वहाँ रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट। देखिए ये चीज़ें हैं वो क्लास 11th की हैं, और हमारा जो सिलेबस है साइंस का वो 10th तक का दे रखा है। लेकिन कई बार दोस्तों पूछ ले जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी से h ऊंचाई पर किसी कण का g का मान होता है, वो होता है GH बराबर GM/r+h। यहाँ पर देखिए r और h क्या है, r तो क्या है यहाँ पर दूरी है, और h क्या है, ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर हम ज्ञात कर रहे हैं। और अगर r का मान यहाँ पर h का मान r से कम है तो जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर g का मान कितना होता है। तो देखिए वैसे तो आपको याद रखना है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करें तो g बराबर होता है GM/r²। यहाँ पर g का मान होता है ये, m का मान होता है ये, r का मान होता है ये। इसको रखेंगे तो हम पाएंगे कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है कई बार हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर कि अगले क्वेश्चंस हैं उनके थोड़े देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो चीज़ है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि पृथ्वी का जब गुरुत्वीय त्वरण लगता है तो उसके प्रभाव में जो वस्तुओं की गति है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी से अगर हम h ऊंचाई पर ऊपर जा रहे हैं तो होगा क्या कि यहाँ पर देखिए जब हम पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाएंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो हमारे जाने का विरोध करेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो हमको ऊपर नहीं जाने देगा। लेकिन अगर हम फिर भी जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण है a का मान हो जाएगा -g। लेकिन अगर हम h ऊंचाई पर हैं और h ऊंचाई से वापस नीचे आना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के समान मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही गति कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के पास आ रहे हैं। तो इस स्थिति में जो a होगा, त्वरण का मान होगा वो पॉजिटिव होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना है, जब भी हम किसी पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएंगे जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा उसका मान ऊपर जाने पर ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ध्यान रखना इसका मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही गति कर रहे हैं, उसके समांतर यहाँ पर गति कर रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने गति के नियम, गति के समीकरण हैं वो 3 यहाँ पर पढ़े होंगे दोस्तों, 1 2 3। v बराबर u + at, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2s, और s बराबर ut + ½ at स्क्वायर। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर जब हम वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है ग्रेविटेशन फोर्स के विरुद्ध, तो उस स्थिति में जो तीनों समीकरण हैं उन जो बदल कर इस प्रकार से हो जाते हैं। देखिए v बराबर u - gt, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर - 2gh, और h बराबर ut माइनस, देखिए ये भी माइनस है, ध्यान रखना आपको, तो ut - ½ gt स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a का मान हो गया यहाँ पर -g, और जो s था उसका मान हो गया h। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अगला दोस्तों बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर द्रव्यमान और मास दोनों में, द्रव्यमान और भार दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं। तो पहला देखते हैं द्रव्यमान होता क्या है। तो देखिए किसी वस्तु के जड़त्व है उसकी जो वैल्यू होती है, जड़त्व का माप होता है, उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। और जो द्रव्यमान होता है मास होता है, उसका मान सभी स्थानों पर समान होता है, यानी कि यहाँ चंद्रमा पे, बृहस्पति ग्रह पे, सभी जगह उसका जो मास होता है वो समान होता है। लेकिन और इसका मात्रा जो होता है वो दोस्तों होता है किलोग्राम। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर भार की, तो देखिए भार एक बल होता है, और जो बल होता है वो यहाँ पर वस्तु का पृथ्वी की ओर आकर्षित करने वाला बल होता है। यानी कि दोस्तों जो भार होता है वो एक प्रकार का फोर्स होता है, और ये जो फोर्स होता है वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना किसी वस्तु को, वो यहाँ पर बल होता है। और देखिए जो भार होता है उसकी वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भार होता है W, वो होता है W बराबर mg, और आपको पता है यहाँ पर m बराबर मास है, g बराबर गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसका मान आपको पता है अलग अलग ग्रहों पर, पृथ्वी पर इसका मान अलग अलग होगा तो ग्रहों पर भी इसका मान क्या होगा, अलग अलग होगा। इस वजह से जो W है यानी कि भार है, इसका मान यहाँ पर दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, बदलता रहता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, यानी कि कोई वस्तु है उसका चंद्रमा पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो देखिए चंद्रमा पर जो मास है वो पृथ्वी के जो जी का मान है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का क्या होता है, 1/6 होता है। इसलिए यहाँ पर जो भार होगा, यानी कि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पर भार होगा, वो पृथ्वी पर जितना भी भार है उसका क्या होगा, 1/6 होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं यहाँ पर एक और चीज़ जिसको बोलते हैं भारहीनता, वेटलेसनेस। अब ये देखिए वेटलेसनेस होता क्या है। अब देखिए जब हम किसी झूले पर झूल रहे होते हैं, अचानक से मान लीजिए अगर वो झूला टूट जाता है, या हम किसी लिफ्ट में चल रहे हैं और लिफ्ट अचानक से फेल हो जाती है, टूट जाती है, तो उस स्थिति में हमको भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हमारे पर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग नहीं रहा हो।
तो उस बोलते हैं भारीनता की स्थिति। और दोस्तों भारीनता की स्थिति होती है उसमें जो प्रतिक्रिया बल होता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया आपने देखा था यहाँ पर तीसरा जो लॉ था न्यूटन का, तो वो जो बल होता है उसका मान यहाँ पर 0 होता है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर भारीनता की स्थिति दोस्तों हो जाती है तो सर क्या इफेक्ट यहाँ पर होते हैं। दोस्तों अगर भारीनता की स्थिति हो जाती है तो उस स्थिति में देखिए होता क्या है कि मान लीजिए पानी में भरा हुआ गिलास है, पानी का भरा हुआ गिलास है, अगर उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो उसमें से पानी कभी नहीं गिरने वाला, ठीक है दोस्तों। और वो वहाँ पर इकट्ठा होकर पानी का गिलास है भारी होने के कारण बूंदों के रूप में तैरता रहेगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनको पानी पीने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो पानी पीने के लिए बहुत सारे अनेक इक्विपमेंट हैं उनका यहाँ पर सहारा लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अगर भोजन को पेस्ट के रूप में ट्यूब दबाकर अंदर करना यहाँ पर बहुत कठिन होता है, यानी कि देखिए हम भोजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि भोजन करेंगे वो हमारे मुंह के अंदर ही रह जाएगा दोस्तों, यानी कि वो हमारे नीचे जो हमारे बाकी सारे ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर ऑर्गन्स हैं वहाँ पर नहीं जा पाएगा, यानी कि जैसे हमारी छोटी हाथ है, बड़ी हाथ है, आमाशय है, वहाँ पर भोजन है वो नहीं जा पाएगा, सिर्फ मुँह में घूमता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें अगला एग्जाम्पल वो है उपग्रह के भीतर सभी वस्तुएं हैं वो तैरती रहेंगी, यानी कि हमने जो भी आर्टिफिशियल उपग्रह छोड़ते हैं, जैसे कि हमने आर्यभट्ट छोड़ा है, चंद्रयान छोड़ा है, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो आपने देखा होगा तैरती रहती हैं, तो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भारीहीनता के कारण ही होती है। इसके अलावा देखिए यदि अंतरिक्ष यात्री कृत्रिम उपग्रह में किसी स्प्रिंग पर चढ़ जाए, यानी कि अपना वेट यहाँ पर तोलने की कोशिश करें, तो आपने देखा होगा उसका पाठ्यांक हमेशा 0 प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा उसके द्वारा। उसके बाद यदि किसी वस्तु को उपग्रह पर डोरी से लटका दिया जाए तो डोरी में तनाव क्या होगा, 0 होगा, यानी कि अगर किसी उपग्रह को हम पूरे बड़े के बड़े उपग्रह को अगर हम किसी डोरी की सहायता से स्प्रिंग की सहायता से उसका वेट भी मापना चाहे तो डोरी में तनाव बिल्कुल 0 होगा, यानी कि उस पर वेट है वो 0 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थी, अगर यहाँ पर जीरो ग्रेविटी नहीं, अगर यहाँ पर वेटलेसनेस यानी कि भारीहीनता की स्थिति हो जाए तो ये स्थिति यहाँ पर होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन के, तो यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है, पृथ्वी की सतह पर एक व्यक्ति का भार है 120 न्यूटन आपको दे रखा है, तो चंद्रमा पर इसका जो भार है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भार होता है वो होता है W = mg। अब देखिए m है यानी कि मास है, इसका मान सभी जगह सेम रहता है, लेकिन g है इसका मान बदलता रहता है, तो g का मान चंद्रमा पर होता है पृथ्वी का 1/6। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर जो w है इसका मान भी जो चंद्रमा पर होगा पृथ्वी का 1/6 होने वाला है, तो 120 में 6 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन यहाँ पर होने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यदि देखिए यदि पृथ्वी का व्यास पहले का आधा कर दें, यानी कि पृथ्वी का व्यास को हम पहले से हाफ कर दें, और यदि उसका द्रव्यमान है पहले का 1/8 कर दे, तो जो जी है गुरुत्वीय त्वरण है उस पर उसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए जो डायमीटर है वो यहाँ पर त्रिज्या के ही समारूप होता है, यानी कि अगर डायमीटर को आधा किया जाएगा तो यहाँ पर त्रिज्या भी ऑब्वियसली आधी ही हो जाएगी। देखिए त्रिज्या अगर आधी कर दी जाए है ना, और यहाँ पर मास है अगर पहले का 1/8 कर दिया जाए, तो देखिए हम जानते हैं g बराबर होता है Gm/r²। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, Gm पहले का कर दिया, यहाँ पर m/8 लिख दिया, और r पहले कर दिया 1/2, और यहाँ पर हल करेंगे तो Gm/2r², यानी कि पहले का यहाँ पर आधा हो जाएगा आपका g का मान है वो। अब देखिए g का मान नॉर्मली होता है यहाँ पर 9.8, अब इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 4.9, यानी कि अगर ये सब कुछ करें तो यहाँ पर जो g का मान नया मान होगा वो यहाँ पर होगा 4.9 मीटर/सेकंड दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। यहाँ पर देखिए एक वस्तु को ऊपर की ओर हमने फेंका गया और 10 मीटर तक ये जाती है, हाईएस्ट जो ऊंचाई गेन करती है वो यहाँ पर 10 मीटर की तय करती है। तो इसका प्रारंभिक वेग आपसे पूछा है, इस प्रारंभ में इसको कितने वेग से फेंका गया था। तो देखिए दोस्तों हमको क्या दिया है, ये अधिकतम हाइट है वो 10 मीटर की पास करती है। अब देखिए जब अंत में वस्तु आएगी तो उसका वेग है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 मीटर की हाइट पर जाकर वो रुक जाती है, तो v का मान हो जाएगा 0। अब देखिए g का मान है 10 मीटर/सेकंड हमको दे रखा है, और देखिए यहाँ पर जो हमने देखा था जो गति के समीकरण है उन पे चेंजेस होगा, और यहाँ से देखिए v² = u² - 2gs, इससे हम निकाल सकेंगे u का मान इजीली तरीके से, क्योंकि दूसरे हैं उनमें हमको टाइम चाहिए लेकिन टाइम देने रखा, तो यही हमारे पास एक फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए v का मान हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 0 है ना, u का मान यूँ का यूँ, g का मान 10 रखेंगे, हाइट का मान 10 रखेंगे, और u² बराबर हो जाएगा 200, u बराबर √200। अब देखिए √200 है, ये √196 के अप्रोक्स है, ठीक है, और √196 आपको जानते हैं 14 होता है इसका मान, तो √200 का मान अप्रोक्स लूँगा तो मैं हो जाएगा 14 मीटर/सेकंड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए एक पत्थर को 20 मीटर/सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है, तो 2 सेकंड बाद ये कितनी दूरी तय करेगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पूछा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिया है u का मान आपको दे रखा है 20 मीटर/सेकंड, टाइम देखा है 2 सेकंड, और g आपके पास है 10 मीटर/सेकंड। तो देखिए
हमको पता था, हमने जब ग्रेविटेशनल के यहाँ पर जो इक्वेशन पढ़े थे वो देखिए, हाइट के लिए हमने पढ़ा था h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं है, सारी वैल्यू रख देनी है दोस्तों। u का मान आपको 20 दे रखा है, टाइम 2 सेकंड दे रखा है, g का मान 10 है, टाइम 2 सेकंड है। हल करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 20 मीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम दूसरे हिसाब से भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh, इस फॉर्मूले से भी हम करेंगे तो भी यहाँ पर दोस्तों हाइट का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको टाइम दिया था तो इसलिए हम कर सकते थे, अगर टाइम नहीं देते तो फिर हम यहाँ पर इससे भी निकाल सकते थे। चलिए बात करते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, आज के सेशन की। तो देखिए 125 मीटर की हाइट है, उससे एक पत्थर को यहाँ पर छोड़ा जाता है, तो नीचे आने में उसको कितना समय लगेगा। देखिए हाइट आपको दे रखी है, 125 मीटर की हाइट है। अब देखिए प्रारंभ में जब उसको छोड़ा जाएगा पत्थर को तो 0 वेग से छोड़ा जाएगा, और यहाँ पर जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो हाइट बराबर है, यहाँ पर हाइट का जो फॉर्मूला होता है आपको ध्यान रखना दोस्तों, जब वस्तु यहाँ पर ऊपर से नीचे को गिराई जाती है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल लेना है, लेकिन अगर वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है ग्रेविटेशन के विरुद्ध तो यहाँ पर माइनस लेना है। देखिए यहाँ पर प्लस लेंगे तो यहाँ पर देखिए हाइट का जो फॉर्मूला है हमने देखा था, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर रख देंगे सारी वैल्यू। हाइट का मान 125 है, देखिए इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि u बराबर 0 है, और यहाँ से देखिए टाइम निकालेंगे वो आ जाएगा 5 सेकंड। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और कल से हम करने वाले हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के पूरे हर शिफ्ट वाइज हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, और आप कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पर हमारे आने वाली सीरीज़ के ऊपर तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए रेलवे की पाठशाला को पल पल की अपडेट पाने के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।